हेलो माय इको फ्रेंडली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू ऑक्सीफुट इंटीरियर। और मैं आज फिर से एक डिटेल इन्फो लेकर आई हूँ टाइल्स के बारे में। अब टाइल्स का नाम सुनते ही आई एम श्योर आपके माइंड में विट्रीफाइड टाइल्स या सेरेमिक टाइल्स का नाम आ रहा होगा, लेकिन मैं उन दोनों में से किसी पर भी बात नहीं करने वाली हूँ। मैं एक बहुत ही डिफरेंट सी ब्यूटीफुल सी टाइल्स के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि हैंडमेड होती हैं और सीमेंट से बनाई जाती हैं। सीमेंट से बनाए जाने के बावजूद इनको इको फ्रेंडली प्रोडक्ट की लिस्ट में रखा जाता है। तो क्यों ऐसा होता है और इनको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, क्या इनका लेइंग प्रोसेस है, कैसे अलग होती है, क्या एडवांटेजेस हैं, सब कुछ जानेंगे आगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं जिन टाइल्स के बारे में बात कर रही हूँ उनका नाम है अथानगुडी टाइल्स। ये जो टाइल्स हैं ये मेनली साउथ इंडियन एरिया में मैन्युफैक्चर्ड होती हैं। वहाँ पर एक चिटिनाड एरिया है तमिलनाडु में, एक चिटिनाड एरिया है जहाँ पर एक विलेज है अथानगुडी। वहाँ पर ही इनको मेनली मैन्युफैक्चर किया जाता है और अथानगुडी विलेज के नाम पर ही इन टाइल्स का नाम अथानगुडी टाइल्स है। कुछ लोग इनको चिटिनाड टाइल्स भी बोलते हैं और कढ़ाईकुडी टाइल्स भी बोलते हैं। अब मैं यहाँ एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगी पहले कि इन वर्ड्स को बोलने का जो मेरा प्रोनाउंसिएशन है या जो एक्सेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि ये साउथ इंडियन वर्ड्स हैं तो डिफरेंस हो सकता है। तो ये जो टाइल्स होती हैं ये कुछ हद तक मोज़ेक जैसी होती हैं, हैंडमेड बनाई जाती हैं, सीमेंट से बनाई जाती हैं। लेकिन मोज़ेक की तरह इनमें किसी भी तरह की मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ना ही कोई केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, और ये ग्लास सरफेस के ऊपर बनाई जाती है। आई एम श्योर आपको बहुत एक्साइटमेंट हो रही होगी किस तरह की टाइल्स है, ऐसी कभी सुनी नहीं है इस तरह की टाइल्स के बारे में। तो अभी आपको सब कुछ पता चलेगा, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं अथानगुडी टाइल्स की हिस्ट्री के बारे में। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अथानगुडी टाइल्स की हिस्ट्री के बारे में। तो हिंदू न्यूज़पेपर में छपे एक आर्टिकल के अनुसार ये टाइल्स पहले फॉरेन कंट्रीज़ में बनाई जाती थी और वहाँ से इंडिया में इम्पोर्ट होती थी। तो जो साउथ इंडिया में रिच पीपल थे वो लोग इनको यूज़ किया करते थे, क्योंकि ये उस टाइमिंग के हिसाब से एक्सपेंसिव थी और एक स्टेटस सिंबल में ये काउंट की जाती थी। लेकिन होता क्या था कि जब टाइम के साथ इनमें प्रॉब्लम आती थी, इनको रिपेयर करने की या चेंज करने का टाइम आता था, तो उस टाइम इन पर बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि लोकली अवेलेबल होती नहीं थी। और आपको पता है उस टाइमिंग पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं थी, महीनों लग जाते थे किसी भी एक प्रोडक्ट को आने में। तो इस वजह से चिट्टीनाड एरिया के जो लोग थे उन्होंने इस आर्ट को खुद सीखने का सोचा, ताकि लोगों की वो हेल्प कर सके इस चीज़ में। उन्होंने फिर वहाँ से इस आर्ट को सीखा और अब तब से करीब करीब मोर देन 100 ईयर्स हो चुके हैं इन सब चीज़ों को। वो लोग इसी आर्ट को आगे फॉलो कर रहे हैं, इसी आर्ट को आगे बढ़ा रहे हैं और इसी के थ्रू वो अपनी अर्निंग कर रहे हैं। इंडिया में ये बेसिकली जो मेन एरिया है वो वही है साउथ इंडिया का अथानगुडी विलेज, जहाँ पर इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है। मेन एरिया अथानगुडी टाइल्स के लिए आज भी वही है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई अथानगुडी टाइल्स की हिस्ट्री के बारे में। अब बात करते हैं इनके मेकिंग प्रोसेस के बारे में। तो जैसे मैंने बताया कि ये हैंडमेड टाइल्स होती हैं, तो इनका बनाने का जो प्रोसेस है वो भी काफ़ी डिफरेंट है। तो हम पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उसके लिए जो हमें रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए होता है 3 mm का ग्लास का पीस, जो कि जनरली टाइल्स साइज़ के अकॉर्डिंग होता है। जो ये टाइल्स है मेनली 8 इंच बाय 8 इंच और 10 इंच बाय 10 इंच के साइजेस में बनाई जाती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ग्लास लिया जाता है। हालांकि आजकल ये टाइल्स रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी इनको बनाया जाने लगा है, तो उस हिसाब से वो ग्लास का जो पीस है उसको ऑल्टर कर लेते हैं। ठीक है। फिर उसके साथ चाहिए एक मेटल का एक फ्रेम जिसमें हैंडल लगे होते हैं। फिर एक डिज़ाइन मोल्ड, यानी कि मतलब जिस भी तरह का आपको पैटर्न आपको बनाना है, मैं पहले इमेज दिखा चुकी हूँ कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। तो जो भी आपको पैटर्न बनाना है उसका वो डिज़ाइन मोल्ड। फिर वहाँ के जो नेचुरली उनको ऑक्साइड्स मिलते हैं वो, यानी ऑक्साइड आप कलर के थ्रू मान लीजिए कि कलर जैसे होते हैं वो। और फिर वाइट सीमेंट, ग्रे सीमेंट, सैंड एंड वाटर। तो अब स्टार्ट करते हैं इनका प्रोसेस क्या होता है।
तो दोस्तों इनको बनाने के लिए सबसे पहले ग्लास शीट के ऊपर वो जो मेटल फ्रेम विद हैंडल मैंने आपको दिखाया था वो लगाया जाता है। फिर उसके ऊपर जो डिज़ाइन मोल्ड है, यानी कि जो भी पैटर्न आपको टाइल्स में चाहिए उसका मोल्ड फिक्स किया जाता है। फिर उसके ऊपर ये लोग जो इन्होंने ऑक्साइड का एक स्लरी बना के रखते हैं, यानी कि सैंड, सीमेंट और जो ऑक्साइड यानी कलर्स थे उनका ये एक पेस्ट बना के रखते हैं, उसको इसमें पोर किया जाता है। इस पेस्ट के लिए जो प्रोपोर्शन है वो बहुत प्रॉपर होने चाहिए, तभी ये टाइल्स सुंदर लगेंगी, अदरवाइज ये टाइल्स अच्छी नहीं लगेंगी। तो अथानगुडी विलेज के लोग तो वैसे भी इस चीज़ में मास्टर हो चुके हैं, तो उनको अच्छे से पता होता है कि किस तरह का कलर कैसे निकाला जा सकता है। तो वो जो डिज़ाइन मोल्ड में आप कलर पोर कर देते हो, उसके बाद उस डिज़ाइन मोल्ड को हटा दिया जाता है और उसके ऊपर सैंड और सीमेंट का एक ड्राई पेस्ट जो होता है, मतलब पेस्ट नहीं, ड्राई मिक्सचर, उसको स्प्रिंकल किया जाता है छलनी की मदद से। फिर उसके ऊपर हाथ की मदद से उसको पोर कर दिया जाता है। उससे क्या होता है कि वो जो कलर्स हैं वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं और ख़राब नहीं होते हैं, वो थोड़े से फिक्स हो जाते हैं। फिर उसके बाद इनके ऊपर सैंड, सीमेंट और वाटर का एक जो स्लरी, जैसे हम वॉल प्लास्टर के लिए यूज़ करते हैं, प्रोपोर्शन डिफरेंट होते हैं, वो इसके ऊपर डाला जाता है। फिर उसके ऊपर दोबारा से वो ड्राई मिक्सचर जो है उसको स्प्रिंकल किया जाता है, उसको ब्लेड की मदद से जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसको निकाल दिया जाता है। फिर उसके ऊपर से जो मोल्ड था, जो मेटल का जो मोल्ड था हैंडल विद हैंडल, उसको निकाल दिया जाता है। तो ग्लास सरफेस के ऊपर एक तरीके से आपकी ये टाइल्स बन चुकी है। अब इस टाइल्स को 24 आवर्स के लिए सन में ड्राई होने के लिए रख दिया जाता है। फिर उसके बाद इसको वाटर टैंक के लिए वाटर टैंक में उसकी वाटर क्यूरिंग के लिए इसको प्रॉपर रख दिया जाता है, क्योंकि आपको पता है सीमेंट से ही बनाई जा रही है और सीमेंट को प्रॉपर वाटर क्यूरिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो वो इस तरह से वाटर क्यूरिंग करते हैं। अराउंड 21 डेज़ के लिए वाटर क्यूरिंग की जाती है। इस तरह से वाटर टैंक में वो कुछ टाइम के लिए रख लेते हैं, उसके बाद वो वाटर स्प्रिंकल, जैसे हम लोग वॉल प्लास्टर पर करते हैं, इस तरह से वो वाटर क्यूरिंग करते हैं। अराउंड 21 डेज़ के लिए वो करते हैं इसे। फिर उसके बाद इसको सन ड्राई होने के लिए रख दिया जाता है, सुखाने के लिए रख दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद क्या होता है, वो जो ग्लास इन टाइल्स पर लगा हुआ होता था वो बहुत इजीली कम आउट हो जाता है, उससे निकल जाता है। और फिर ये इन टाइल्स के जो एजेस होते हैं उनको फाइन कर देते हैं थोड़ा सा, और फिर इनको न्यूज़पेपर लगा के एक के ऊपर एक ही रख देते हैं, ताकि वो जो शाइन है, जो टाइल्स बनी है, वो ख़राब नहीं हो। तो देखा दोस्तों किस तरह से पूरा प्रोसेस जो है ये बाय हैंड किया जाता है। वो लोग चाहें तो बहुत से प्रोसेस के लिए वो लोग मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो जो पुरानी एक आर्ट है, जो हैंडमेड आर्ट है, वो उसको संजोए हुए हैं, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं और उसी के थ्रू वो आज भी काम करते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई इनके मेकिंग प्रोसेस के बारे में। अब बात करते हैं इनके लेइंग प्रोसेस के बारे में, मतलब कि अगर आपको इनको लगाना है तो उसका क्या प्रोसेस होगा। प्रोसेस तो बेसिकली सेम है, लेकिन क्योंकि ये हैंडमेड टाइल्स होती हैं और ये इनकी जो थिकनेस होती है वो हमारी नॉर्मल टाइल्स जो होती हैं उससे डिफरेंट होती है, उससे ज़्यादा थिक होती है। करीब करीब 1.25 इंची आप मान सकते हो उतनी ये टाइल्स हो जाती हैं। और फिर साथ में क्योंकि हैंडमेड होने की वजह से इनके जो एजेस होते हैं वो प्रॉपर पॉलिश नहीं होते हैं, तो इनके थ्रू एक अच्छा सा फ्लोर निकालना जिसमें प्रॉपर एजेस मतलब एक दूसरे से मिले हुए हो, प्रॉपरली ले करना, वो अपने आप में एक मास्टरी का काम है। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आप अथानगुडी टाइल्स को अपने एरिया में यूज़ कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप अथानगुडी विलेज से ही मेसन्स को बुलाएं, क्योंकि वो इस चीज़ में मास्टर होते हैं, उन्हें पता होता है कि इन टाइल्स को कैसे हैंडल करना है, कैसे इनमें से प्रॉपर जो है लेवलिंग करके फ्लोर को ले करना है। तो यही रिकमेंड किया जाता है कि आप वहीं से लोगों को, जो कारीगर लोग हैं उन्हें बुलाएं और अपना काम कराएं। अगर मैं इसकी पॉलिशिंग की बात करूं तो इसमें किसी भी तरह की मशीन की पॉलिशिंग की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको वैसे अगर आप जनरल टाइल्स लेंगे अथानगुडी विलेज से ही तो आपको शायद पॉलिशिंग की भी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर आपको बहुत ही ज़्यादा लाइक मिरर लाइक फिनिश चाहिए तो वो लोग इसमें राइस हस्क के थ्रू पॉलिश करते हैं।
वो लोग भी इसमें भी माहिर होते हैं, तो जिन्हें आप इन टाइल्स को ले करने के लिए बुलाएंगे वही लोग इसकी पॉलिशिंग भी कर देंगे। अगर आप बात करें इनके मेंटेनेंस और केयर के बारे में, तो बहुत ज़्यादा इनको ऐसी कोई केयर की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वंस इन ए वीक आप थोड़ा सा वार्म वाटर में 10 to 15 कोकोनट ऑयल की ड्रॉप्स डालकर उससे इनको मॉप कर दें, मतलब इनको इस फ्लोर को क्लीन कर दें, तो इनकी जो शाइन है वो बरकरार रहती है। और जैसे मैंने पहले बताया कि इस फ्लोर को आप जितना यूज़ करते हैं उतना इसकी शाइन जो है वो बढ़ती जाती है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी किसी स्पेशल केयर की या मेंटेनेंस की इन टाइल्स को कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब बात करते हैं इनके यूजेस के बारे में। तो आप इनको लिविंग एरिया में, डाइनिंग एरिया में, किसी भी ऐसे एरिया में जहाँ पे हाई ट्रैफिक एरिया हो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। हाई ट्रैफिक एरिया इसलिए क्योंकि इनके लिए कहा जाता है कि आप इनको जितना यूज़ करोगे उतना इनकी जो शाइन है वो बढ़ती जाती है। तो आप ऐसे लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया जो हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं आप उनमें यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो बेडरूम में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और साथ में कोई भी ड्राई एरिया जो भी है आप उनको वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जो स्मॉल स्पेस है वहाँ पर जो कम डिज़ाइन वाली और बहुत ही स्मॉल डिज़ाइन वाली टाइल्स हो उनको यूज़ करिए, और जो बड़े एरिया वहाँ पे आप थोड़ा हेवी डिज़ाइनिंग भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि इनको कहाँ पर यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इनको किसी भी वेट एरियाज़ में यूज़ नहीं करना चाहिए, लाइक बाथरूम। और इनको डायरेक्ट सनलाइट, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सनलाइट आती हो वहाँ पर भी इनको यूज़ नहीं करना चाहिए। साथ में इनको वॉल टाइल्स के लिए भी रिकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि दो रीज़न है। एक तो ये बहुत हैवी होती हैं, हमारी नॉर्मल टाइल्स के कंपैरिजन में हैवी होती हैं। सेकंड, जैसे मैंने कि बताया आपको कि आप इनको जितना यूज़ करते हो उतना इनकी जो शीन है वो बढ़ती जाती है। तो वॉल टाइल्स पे आप चल तो सकते नहीं हो, तो आप वॉक नहीं कर सकते, तो वो उनकी जो शाइन है वो टाइम के साथ जल्दी डल होने का एक पॉसिबिलिटी रहती है। तो इस वजह से इनको वॉल टाइल्स के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता है। तो अब बात करते हैं इन ब्यूटीफुल सी टाइल्स के एडवांटेजेस के बारे में। तो इसका जो फर्स्ट एडवांटेज है वो ये कि ये हैंडमेड टाइल्स होती हैं। तो आप इसमें किसी भी तरह की एनर्जी, किसी भी तरह की मशीनरी का यूज़ नहीं कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं कर रहे हो, तो आप इस वे में एनवायरनमेंट को सेव कर रहे हो। सेकंड जो इसका एडवांटेज है वो ये कि इसमें किसी भी तरह की बर्निंग का या फायरिंग का प्रोसेस नहीं होता है, तो उस वे में आप पॉल्यूशन को इंक्रीज़ नहीं कर रहे हो, क्योंकि जैसे विट्रीफाइड टाइल्स होती हैं या सिरामिक टाइल्स होती हैं इनको बर्न करना पड़ता है, मतलब कि इनको पकाया जाता है ताकि इनको स्ट्रेंथ मिले। लेकिन अथानगुडी टाइल्स के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो जिसकी वजह से आप पोल्यूशन को डिक्रीज़ कर रहे हो एक वे में। थर्ड जो इसका एडवांटेज है वो ये कि इसमें किसी भी तरह के केमिकल का यूज़ नहीं किया जाता है, तो उस वे में भी एक इको फ्रेंडली टाइल्स हो जाती है। फोर्थ इसका एडवांटेज ये है कि इसमें आपको वैरायटी ऑफ पैटर्न्स मिल जाते हैं, वैरायटी ऑफ डिज़ाइंस मिल जाते हैं। आपको प्लेन टाइल्स चाहिए, आपको फ्लोरल पैटर्न चाहिए, आपको ज्योमेट्रिकल पैटर्न चाहिए, चेकर पैटर्न चाहिए, या फिर एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न चाहिए। आप किसी भी तरह का पैटर्न जो है वो इसमें डिज़ाइन करा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। हैवी डिज़ाइन या लाइट डिज़ाइन करा सकते हैं। अगर आपको कोई डिफरेंट डिज़ाइन चाहिए तो उसका मोल्ड तैयार करवा के आप उस डिज़ाइन को भी इसमें करवा सकते हैं, मैन्युफैक्चर करा सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो ये कि इसमें आपको वैरायटी ऑफ कलर्स मिल जाते हैं, लाइक रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, वाइट, इस तरह के बहुत सारे कलर्स, येलो, रेड, सारे मिल जाते हैं आपको इसमें। और अथानगुडी विलेज के जो लोग हैं वो एक्चुअली में मास्टर है कलर्स को लाइट और डार्क करने के लिए अकॉर्डिंग टू योर नीड, तो वो इस चीज़ को बहुत इजीली कर देंगे। नेक्स्ट जो इनका एक बड़ा एडवांटेज है वो ये कि ये हेरिटेज को होल्ड किए हुए हैं, मतलब कि हमारी जो 100 ईयर्स पुरानी जो ये एक कला है उसको उन्होंने आज तक होल्ड किया हुआ है। वो उसी के थ्रू अपनी जो ये टाइल्स हैं ये आज भी उसी के थ्रू बनाते हैं। इसमें उन्होंने कोई ऐसे खास चेंज नहीं लेकर आया है, और इसके थ्रू वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। अगर आप मशीनरी लगाएंगे तो वो एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कई लोगों का काम एक मशीन कर देगी, लेकिन वहाँ के लोग खुद ही ये काम करते हैं बिना किसी मशीनरी के। तो ये
एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देता है, जो हमारे लोकल आर्टिस्ट होते हैं उनको बढ़ावा देता है, तो उस वे में भी ये बहुत अच्छा है, इनका एक अच्छा सा एडवांटेज है अगर उस तरह से सोचा जाए तो। नेक्स्ट जो इसका एक एडवांटेज है वो ये है कि ये टेम्परेचर के साथ बहुत अच्छे से डील करती है। मीन्स कि गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती है और सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होती है, तो ये भी इसका एक मेन एडवांटेज है। एडवांटेजेस जानने के बाद अब बात करते हैं इनसे जुड़ी कुछ लिमिटेशंस के बारे में। एज़ यूजल जैसे हर प्रोडक्ट के साथ कुछ ना कुछ उसके अगर एडवांटेजेस होते हैं तो कुछ लिमिटेशन या फिर डिसएडवांटेजेस आप कह सकते हैं वो जुड़े होते हैं, तो एक बार उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट इनका जो लिमिटेशन है या डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं वो ये कि ये मेनली अथानगुड़ी विलेज में ही मैन्युफैक्चर की जाती है, किसी और दूसरे प्लेस पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। आपको डीलर्स एक दो जगह पर मिल जाएंगे, जो मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल जाएंगे, लेकिन वो आपकी जो कॉस्ट है उसको बहुत ही इंक्रीज़ कर देगा, क्योंकि इन टाइल्स को प्रॉपरली पैक करना और फिर ट्रांसपोर्ट करना वो एक कॉस्ट आपकी बढ़ा सकता है बहुत ज़्यादा, तो उस वे में ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं रह जाती है। सेकंड जो इनका डिसएडवांटेज है वो ये, क्योंकि ये हैंडमेड बनाई जाती हैं तो इनमें कुछ वेरिएशंस होते हैं। वेरिएशंस मतलब हो सकते हैं एक ही तरह के टाइल के डिज़ाइन में, जो कि कुछ लोगों को शायद समझ ना आए, उनको पसंद ना आए, जिनको बहुत ज़्यादा परफेक्शन की आदत है उनको शायद ये एक डिफेक्ट की तरह लगे, तो आपको ऑर्डर करने से पहले इस चीज़ को माइंड में रखना चाहिए। थर्ड जो इसका एक मेन डिसएडवांटेज है वो ये कि इनका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो होता है, जो कि आज की फास्ट मूविंग लाइफ के साथ मैच नहीं कर पाता है, क्योंकि मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि इसको वाटर कूलिंग के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, और अगर आप जल्दी करेंगे तो इनकी स्ट्रेंथ के साथ में प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस वे में अगर आपको यूज़ करनी है तो आपको करीब करीब क्वांटिटी और आपका क्या डिज़ाइन है उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन करीब करीब 1 से 2 महीना पहले आपको बताना पड़ेगा आपको कितनी टाइल्स चाहिए, तो उसमें भी कई बार थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती हैं टाइमली इनको ट्रांसपोर्ट करने में, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये, क्योंकि ये हैंडमेड टाइल्स होती है, इनको हैंड पोर एक ग्लेज दिया जाता है, तो इसमें बाय द टाइम आपको इसमें कुछ स्क्रैचेस दिख सकते हैं, ऑल्दो वो अननोटिसेबल होते हैं। हमारे बाकी फ्लोर्स में भी स्क्रैचेस बाय द टाइम पड़ जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा सनलाइट में या फिर वेट कंडीशंस में वो आपको विजिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट जो इसके साथ एक डिसएडवांटेज जुड़ा हुआ है वो ये कि जनरली हम कई बार दो टाइप की फ्लोरिंग्स को मिक्स मैच करके कुछ क्रिएट करने का सोचते हैं, जो कि अथानगुड़ी टाइल्स के साथ करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी थिकनेस एक तो बाकी फ्लोरिंग से ज़्यादा होती है जनरली, सेकंड इसकी पॉलिशिंग का प्रोसेस बहुत डिफरेंट होता है, कई बार ज़रूरत भी नहीं पड़ती और अगर करना भी पड़े तो बहुत डिफरेंट होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है उस वे में। नेक्स्ट जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये, वैसे तो ये टाइल्स जो हैं बहुत ही ड्यूरेबल होती हैं, लेकिन फिर भी इनके लिए कहा जाता है कि इन पर बहुत हैवी या शार्प एज वाले फर्नीचर को आपको पुल नहीं करना चाहिए, बार बार नहीं सरकाना चाहिए, उससे ये डैमेज हो सकती है। तो उस वे में अगर आप किसी एरिया में इसको लगा रहे हैं, किसी रूम का लाइक आप इंटीरियर करा रहे हैं, तो उसके लिए ये रिकमेंड किया जाता है कि वहाँ पे जो भी प्रोसेस होना है इंटीरियर से रिलेटेड, मतलब वॉल्स पर जो भी काम होना है, वॉल्स पर, सीलिंग पर, वो आप इन टाइल्स की लेइंग से पहले कर लें, लाइक पेंट, पैनलिंग, जो भी कुछ होना है या सिविल वर्क है, कुछ इलेक्ट्रिशियन का काम है, वो सब पहले कर लें, उसके बाद इन टाइल्स को लगवाएं। जबकि नॉर्मली हम टाइल्स को पहले लगा देते हैं, उसके बाद हम इन जो हमारे बाकी के वॉल्स के प्रोसेस होते हैं, पेंट या पैनलिंग कुछ भी, हम वो करते हैं। लेकिन अगर आप अथानगुड़ी टाइल्स को अपने एरिया में लगाने का सोच रहे हैं तो आपको इस प्रोसेस को रिवर्स करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो वीडियो को एंड करने से पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये टाइल्स जब सीमेंट से बनती है तब इनको इको फ्रेंडली प्रोडक्ट की लिस्ट में क्यों रखा जाता है। वैसे तो मैं आपको अब तक शायद समझ में आ भी गया होगा, बट एक क्लियर अप्रोच में दे देती हूँ। क्योंकि ये हैंडमेड होती हैं, किसी भी तरह की मशीनरी का इसमें यूज़ नहीं होता है, तो उसमें ये इलेक्ट्रिसिटी को सेव करती हैं, एनवायरनमेंट को सेव करती हैं, किसी भी तरह के केमिकल का इसमें यूज़ नहीं होता है, फिर इसमें किसी भी तरह की फायरिंग या बर्निंग प्रोसेस का यूज़ नहीं होता है।
तो उस वे में ये पॉल्यूशन को इंक्रीज़ नहीं करती हैं। तो इस वजह से इनको इको फ्रेंडली प्रोडक्ट की लिस्ट में रखा जाता है। सीमेंट यूज़ होता है, सीमेंट में मतलब सीमेंट के थ्रू कैसे एनवायरनमेंट को और ह्यूमन हेल्थ को हार्म होता है उस पर मैं पहले बात कर चुकी हूँ, डिटेल में वीडियो भी बना चुकी हूँ, डू चेक इट आउट। बहुत डिटेलिंग में मैंने उस पर बात की है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो उसका लिंक आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा आई कार्ड पर, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बनती सीमेंट से हैं, लेकिन तब भी एक तरीके से हो गया बैलेंस, आप कह सकते हो एक तरीके से बैलेंस हो गया, क्योंकि सीमेंट भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, यूज़ होता है लेकिन उस वे में कम यूज़ होता है। तो एक तरीके से बैलेंस है कि सीमेंट यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर एनर्जी लग रही है, लेकिन एक तरफ ये एनवायरनमेंट को सेव कर रही है। लोकली अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए। अगर आप कहीं दूर किसी एरिया में जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगने वाली है या ट्रांसपोर्टेशन लगने वाला है जिससे कि मतलब पॉल्यूशन फैलने वाला है, तो जस्ट गिव इट ए सेकेंड थॉट कि आपको यूज़ करना है या नहीं करना है। वैसे टोटली अप टू यू, आपकी अपनी कॉल है कि आपको क्या यूज़ करना है क्या नहीं करना है। मेरे को जस्ट एक डिटेल वीडियो देनी थी जिससे कि आपको पता चले कि इस तरह के भी कोई टाइल्स है, क्योंकि हम जनरली विट्रीफाइड टाइल्स और सिरेमिक टाइल्स इन्हीं के बारे में बात करते हैं। अथानगुडी टाइल्स के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा, आई एम श्योर, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों ये था आज का डिटेल वीडियो अथानगुडी टाइल्स के बारे में, जिसमें हमने बहुत अच्छे से उन टाइल्स के बारे में जाना है। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा, एक नया प्रोडक्ट जानने को मिला होगा। प्लीज़ शेयर योर थॉट्स, जो भी आपके वैल्यूएबल थॉट्स हैं टाइल्स के बारे में, और आपके जो भी सजेशन है उनके बारे में भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी इस जर्नी का पार्ट बने रहिए, इको फ्रेंडली जर्नी का पार्ट बने रहिए, और कोशिश करिए इस इको फ्रेंडली कम्युनिटी को और आगे बढ़ाने की, ताकि मदर अर्थ को भी लगे कि उनकी केयर करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, इसी तरह से मिलेंगे जल्द हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।